Good morning, Sir. students. Good morning. Morning, sir. Vivek Varai. Good morning, sir. Vivek Varai. Morning, sir. Good Yes, morning. sir. विवेक, Morning, sir. Sir. हाँ, ये तुम्हारा नेम का जो सिंबल आ रहा है ना, इसमें ये जितने भूत प्रेत बने हुए हैं, Yes, sir. हाँ, अभी क्लास खत्म होने के बाद में इसको एडिट कॉलम में जाके एडिट करना है। एंड आई वांट ओनली ए प्योर प्रॉपर नेम, विवेक बारई, BIVEK, Yes, sir. विवेक बी कैपिटल, ठीक है। Yes, sir. हाँ, बाकी का ये कोई भी नहीं चाहिए ना। यश काले एंड अक्षर तिवारी, लिसन। यश काले एंड अक्षर तिवारी, जो नेम का कॉलम है, इसमें आप लोगों के जो नेम है उनके लेटर्स कैसे हैं? स्मॉल लेटर्स है ना। यश काले वाई स्मॉल, और अक्षर तिवारी तुम्हारे उसमें भी ए स्मॉल है। तो जब एडिटिंग पे जाओगे ना, तो एडिट करते समय क्या करना है? अपने नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, अनुष्का रॉय। Yes. अनुष्का रॉय, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये क्लास Sir, खत्म होने capital sir. क्लास खत्म होने के बाद में वहां पर नेम एडिट का कॉलम आता है, तो ए शुड बी Yes, sir. कैपिटल, ठीक। Yes, sir. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो अपने अपने नेम अपीयरेंस को ठीक से कर लेना। भार्गव अवंडे, भार्गव अवंडे, भार्गव का बी कैपिटल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm going to sharing Yes, the sir. screen. Yes. Is the textbook visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have completed in yesterday's section up to this last line. Okay. This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. ठीक है, इतना हमने कल तक के सेक्शन में कंप्लीट किया था। Is it clear up to that section? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. let us come to the next point. Yes, sir. Now, so let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. ठीक है, वो जो डेमोक्रेसी की कंडीशन है ना, वो जो दो चीजें हमने पढ़ी, उसको और अच्छे से समझने के लिए we are taking an example from a country नेपाल, है ना। वो जो अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा या डिस्कस किया, उसको और अच्छे से समझने के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम द कंट्री नेपाल, ठीक है। नाउ इट इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। तो नेपाल जो है हमारे नॉर्थ में एक पड़ोसी देश, ठीक। Until recently नेपाल was a monarchy. Until recently मतलब लगभग, ठीक है, 15 या 20 साल पहले, लगभग 15 या 20 साल पहले तक नेपाल कैसा कंट्री था? मोनार्कियल कंट्री था। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. ठीक है, तो the previous constitution of
नेपाल। नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उन्होंने कब अडॉप्ट किया था? 1990। It reflected the fact that the final authority rested with the king. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई थी कि फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, मतलब 1990 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? किंग के पास थी। ठीक है, राजा का एक प्रकार से शासन वहां पर चल रहा था। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. तो 1990 के बाद से ही नेपाल में पीपल्स मूवमेंट, मतलब देश के जो लोग हैं वो किंग के रूल यानी मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। 2006 आते आते आखिरकार दे पुट एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। तो 2006 आते आते वो राजा की जो पावर है उसको खत्म करने में सफल हो पाए। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। ठीक, नाउ द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2006 में मोनार्कियल रूल एंड हो गया, और मोनार्कियल रूल एंड होने के बाद में अब जब मोनार्कियल रूल एंड होगा तो पीपल वांट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो जब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सो द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। तो लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी ताकि नेपाल को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसमें कन्वर्ट किया जा सके? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक, नाउ द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब वो लोग पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों नहीं चलना चाहते थे? बिकॉज it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to. क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल को किस प्रकार की गवर्नमेंट बनाता था? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जबकि नेपाल के लोग नेपाल को कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना चाहते थे? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. so as in the game of football, okay, so as in the game of football in which a change in the constitutive rule will change the game altogether, है ना? तो जैसा हमने वो फुटबॉल के गेम का एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही रूल चेंज होगा, नियम बदलेंगे, वैसे ही पूरा का पूरा गेम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, सो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू अशर इन ए न्यू सोसाइटी। तो जिस तरीके से एक खेल के नियम बदलने से क्या होगा? वो खेल बदल जाएगा। इसी तरीके से यदि नेपाल को क्या करना है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी है ना? तो यदि नेपाल नीड टू चेंज फ्रॉम मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
So it needs to change all its constitutive rule in order to usher in a new society. यदि नेपाल को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। ठीक है? दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल adopted a new constitution for the country in 2015। इसलिए जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने 2015 में अपने कंट्री के लिए क्या अडॉप्ट किया? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So let us continue. Let us continue. The second important purpose of a constitution. Yes, sir. Now, the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. ठीक है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पर्पस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को शो करता है। ठीक है? व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers, है ना? जैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर लिखी हुई थी कि द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। देश में किसका शासन चलेगा? किंग का, राजा का और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसके बेस पर उस कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी ये बात लिखी हुई होती है। ठीक? इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो कंट्रीज जिन्होंने क्या अडॉप्ट कर रखा है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? सो इन कंट्रीज that have adopted a democratic form of government or politics, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these society। अब इसका मतलब क्या है? ठीक, इस लाइन का मतलब ये है कि वो सारे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन सारे कंट्रीज में, वो सारे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन सारे कंट्रीज में, ठीक है, उन सारे कंट्रीज में किस प्रकार की गवर्नमेंट काम करेगी? ठीक है, उन सारे कंट्रीज में किस प्रकार की गवर्नमेंट काम करेगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सब बातों को डिसाइड करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, यानी ये लाइन इस बात को कहती है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कंट्री का रूल, देश का शासन किस प्रकार चलेगा ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। यानी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो
किस तरीके से रूल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर होगी, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कौन सी पावर होगी, होम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट किस तरीके से काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इस कंट्री का रूल या शासन कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें किसके जरिए फुलफिल हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए फुलफिल। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो कंट्री का सिस्टम कैसे चलेगा वो सब किससे डिसाइड होता है, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? ठीक है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. ठीक है? So in a democracy, we choose our leaders. Democracy में हम हमारे leaders choose करते हैं। यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम हमारे लीडर्स इलेक्ट करेंगे so that they can exercise power responsibly, ताकि वो लोग अपनी पावर यानी उनकी जो पावर है उसे क्या कर सकें, रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी पूर्वक वो हम लोगों के बिहाफ पर रूल करेंगे। ठीक है? सो ये लाइन क्या कहती है कि वी चूज अवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में वी मतलब सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंट्री के सिटीजन अपने लीडर्स को चूज करते हैं ताकि ये लीडर्स क्या करें, अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करके देश के लोगों के लिए काम करें। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है, इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये जो लीडर्स हैं ये अपनी अथॉरिटी मतलब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। और इस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनके खिलाफ सेफगार्ड यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया, ये लीडर्स अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। और यदि कभी ऐसा होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इन सारी चीजों से सेफ रखता है। ठीक? दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। ठीक है? अब अथॉरिटी मतलब जो पावर मिली है ना, लीडर्स को जो पावर मिली है, तो कई बार यदि लीडर्स को जो पावर है उसका यदि वो मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, इट कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। तो ये क्या होगा, इट रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस, लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। इतनी बात नहीं समझ में? यानी जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दी है, जिसके पास में अथॉरिटी दी है कि तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी है ना। अब यदि किसी को उस काम की जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी दे दी,
यानी उसको हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर काम करने के लिए एक पावर प्रोवाइड की। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, then it can result in gross injustice। तो ये क्या होगा, दूसरों के लिए बहुत बड़ा अन्याय भी हो सकता है। ठीक है ना। दैट सिचुएशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए क्लासरूम सिचुएशन, है ना। अब ये कैसे होगा, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Let us read this storyboard. Okay? यहाँ हम एक स्टोरी बोर्ड को ठीक से पढ़ते हैं। ठीक, What is this? सुरेश is the class monitor and he is bully. सुरेश जो है वो अपनी क्लास का मॉनिटर है and he is bully. bully का मतलब होता है गुंडा टाइप का, बदमाश है। His classmates are not too fond of him. उसकी क्लास के मैक्सिमम बच्चे उसे पसंद नहीं करते। Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the room on some urgent work. इसी समय पर कुछ ऐसा हुआ कि मिसेस राव जो क्लास टीचर थे, उन्हें कुछ अर्जेंट वर्क से क्या क्लास के बाहर जाना पड़ा। She asked सुरेश to mind the class. उन्होंने सुरेश को कहा कि वो क्या क्लास को माइंड करेंगे। Now सुरेश start picking on अनिल। सुरेश को मौका मिल गया और उसने सीधे अनिल पर कब्जा किया। कब्जा मतलब अनिल को पकड़ा। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। आज मैं तुम्हारी शिकायत मैडम से करूंगा। अनिल was an innocent boy, so he said, but what have I done? कोई बात नहीं। जब मिसेस राव क्लास में लौटी, so what, madam, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. ये बहुत जोर जोर के बात कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। He was not listening to me. ठीक, अब मैडम has shouted on Anil, you will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitor 100 times. स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ रुकना है और नोटबुक में लिखना है 100 बार I will not disobey the class monitor। और अनिल बेचारा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अभी what this entire storyboard try to tells us, ये पूरा स्टोरी बोर्ड हमें क्या बता रहा है? ये स्टोरी बोर्ड बता रहा है कि सुरेश इज ए क्लास मॉनिटर। अब मॉनिटर मीन्स सुरेश क्या हो गया? सुरेश इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सुरेश इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अर्पिता, सिर्फ आप बोलेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So all of you are Arpita? चलिए, मंथन घागर गुंडे। यस सर। हाँ, तो बताओ मॉनिटर कौन है, सुरेश है या अनिल है? सुरेश। So if Suresh is a monitor, he is a representative of क्लास। class. Now in case of Anil, Anil के केस में has he used his power or misused his power? Misuse his power. He has misused his power. नित्या वडस्कर, बात समझ में आई? Sir. गुड, ठीक है। ऐसे Yes, sir. वेरी गुड। इतनी बात समझ में आई? yes, Yes, sir. sir.
वेरी गुड। सृष्टि, Yes, सृष्टि शुक्ला, सृष्टि शुक्ला, Yes, sir. गुड। अब ये बताओ, इन दिस सिचुएशन हु सफर्स, अनिल को परेशानी हुई या सुरेश को परेशानी हुई? Both. Who faced the problem? सृष्टि शुक्ला, who faced the problem? Anil. अनिल फेस द प्रॉब्लम। अब ये एंटायर स्टोरी बोर्ड बेसिकली क्या बता रहा है? ये उसी चीज को रिपीट कर रहा है। अभी मैं इसको फिर से रीड करता हूं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, है ना? हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर्स क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटी यानी अपनी पावर का क्या कर सकते हैं, गलत यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यदि ऐसा हो तो क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा। सेफगार्ड मतलब सुरक्षा देगा, ठीक है? यानी यदि मॉनिटर, क्लास मॉनिटर अनिल की गलत शिकायत कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन वहां होता, तो अनिल के पास ये मौका होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए रूल्स के जरिए क्या कर सके, अपना बचाव कर सके। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा, चलिए वेट जस्ट अ मिनट। So in democratic societies, the constitution often lays down rule that guard against the misuse of authority by our political leaders, ठीक है? So in democratic societies, जितनी भी democratic societies हैं उसमें the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leader। यानी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उन सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है, ऐसे नियम कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं जिसके जरिए लोगों को ठीक है, इस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से हमेशा क्या सेफगार्ड मिलता है, बचत मिलती है। ठीक, इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, many of these laws are contained in the section on fundamental right। ठीक है, यदि हम किसकी बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के बहुत सारे जो लॉज हैं वो किसमें लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में लिखे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, सो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ा है ना? हैव यू एवर रीड अबाउट दिस राइट टू इक्वलिटी? यस सर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू
इक्वलिटी दिया गया है। अब ये राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है? इट सेज दैट, है ना, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट टू इक्वलिटी है, ये राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है कि हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन के साथ क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक, अब ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ये जब हमें किससे बचाता है? डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के साथ करना अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, नाउ द पीपल आर सेफ। लोग कैसे होंगे? सेफ रहेंगे। सो द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Indian Constitution। ठीक है, सो राइट टू इक्वलिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है विच इज गिवन टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश के सभी लोगों को ये राइट कैसा है? इक्वली अवेलेबल है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now, so next, another important function that a constitution plays, just a minute, let me check, we have not left anything। ठीक है, so another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other or less powerful people or group। Now another important function, मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होने से और क्या फैसिलिटी मिलती है? तो फंक्शन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने से, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होने से और क्या बचत है? तो कौन सी बचत है? इट प्लेस, है ना, इट एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर। तो डोमिनेंट ग्रुप मतलब देश में वे लोग जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, देश में वे लोग जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, वो क्या नहीं कर सकते? अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर, है ना, some group of population is in majority and remaining other are in minority। जैसे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है बेटा कि कोई एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम होगी। ठीक, अब क्या होगा? जिस ग्रुप की संख्या ज्यादा है वो क्या करने की कोशिश करेगा? जिस ग्रुप के लोगों की संख्या ज्यादा है वे लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? वे लोग उन लोगों को डोमिनेट या परेशान करने की कोशिश करेंगे जो संख्या में कैसे हैं? कम है। ठीक है, तो जिन लोगों की संख्या कम है उन्हें ज्यादा संख्या वाले लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? डोमिनेट करने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज लोग हैं,
जिनकी संख्या कम है उन्हें हमेशा क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। यानी जिन लोगों की संख्या कम है, जिन लोगों की संख्या कैसी है, कम है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को बहुत सारे ऐसे अधिकार मिलते हैं जिसके जरिए वे लोग किसके कंट्रोल से बच सकते हैं, किसके डोमिनेशन से बच सकते हैं, वे लोग मेजॉरिटी ग्रुप के डोमिनेशन से बच सकते हैं। ठीक है, और उस सिचुएशन को, ये वाली जो सिचुएशन है ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, so to demonstrate that situation we are having a storyboard. So the storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now listen one thing. So reading of this storyboard, इस storyboard का जो reading है, is the part of your homework. ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। All of you have to read this storyboard. इस storyboard को आपको क्या करना है, read out करना है। ठीक है, so tomorrow when we will join the class, okay, I won't discuss on this storyboard. We will directly continue with this section. Okay, now listen. Okay, sir. Listen first. So Okay, sir. that's all for today live class, friends. Okay, and we are winding up the today's session here only. So that's all for. Thank you, sir.